जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे गेस्ट हैं शैलेंद्र। तो आज हम इनसे जानने वाले हैं कि एनडीए की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि ये भी एनडीए क्वालिफाइड है रिटन एग्ज़ाम। तो चलिए शैलेंद्र, इस पॉडकास्ट पर स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन पूछते हैं हम कि एनडीए के रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें और कहाँ से स्टार्ट करें। तो एनडीए की प्रिपरेशन का जहाँ तक सवाल है, तो एनडीए की प्रिपरेशन आप अगर सिलेबस को देखोगे तो इसमें दो पार्ट है, मैथमेटिक्स और जीएटी। तो जो मैथमेटिक्स है वो 11th और 12th क्लास का आता है। तो रियल प्रिपरेशन जो है मेरी एनडीए की, वो मैंने 11th और 12th से ही स्टार्ट करी थी और जनरली बच्चों को वहीं से करनी चाहिए। और बात आती है जीएटी पोर्शन की, तो वो जीएटी पोर्शन जो है जीएस आती है हमारी 9th और 10th लेवल की, और जो हमारी फिजिक्स आती है वो 11th 12th लेवल की आती है, कुछ 10th लेवल की भी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी बेसिक जो मेन जो हमारी प्रिपरेशन है वो 11th और 12th से स्टार्ट होती है। क्या हम बिना कोचिंग किए रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी। जैसे ऑफलाइन कोचिंग्स के लिए जाते हैं हम, क्योंकि उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। ऑल्दो मैं गया था एक कोचिंग में, बट वो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैं अपने घर पर ही आ गया। और जो मैंने प्रिपरेशन करी थी वो कोविड का टाइम था, तो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रेफर किए, जैसे कि यूट्यूब भी मैं पढ़ा यूट्यूब से, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी थे जिनसे मैं पढ़ा। जैसे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या रही थी आपकी, क्या रहनी चाहिए जो कैंडिडेट स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं? तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए एनडीए के एग्ज़ाम की? हाँ मोहित भाई, मैं इसमें आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हर बंदे की स्ट्रेटजी एकदम डिफरेंट होती है। क्योंकि कोई बंदा मैथ स्ट्रीम से है, कोई बंदा कॉमर्स से है, कोई आर्ट्स से है, और एनडीए के एग्ज़ाम में सभी एलिजिबल होते हैं, कोई भी स्ट्रीम हो आपकी। हाँ, तो इसमें क्या है कि जैसे मेरी जो स्ट्रेटजी थी, मेरा मैथ पोर्शन थोड़ा अच्छा था, तो मैं मैथ पे थोड़ा हैंडल कर लेता था। और जीएस पोर्शन था वो मेरा बहुत वीक था, और इंग्लिश पोर्शन, तो मैंने इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वो मेरे को एसएसबी में आगे एनडीए के बाद रिटन के बाद हेल्प करने वाली थी। तो मैंने इंग्लिश पर फोकस किया, और मैंने एग्ज़ाम के पैटर्न को समझा कि मेन कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कई बार मैं फेल भी हुआ, तो उसके दौरान मैंने एनालाइज किया कि क्या क्या मैंने स्ट्रेटजी बनाई अपनी प्रॉपर, कि कितना टाइम मेरे को किस पे अलॉट करना चाहिए। तो फिर मैंने स्टडी में चेंज लाया, और अपना जो इंग्लिश है वो मैंने डेली पढ़ना स्टार्ट किया। 1 आवर मैंने दिया अपनी प्रॉपर वोकेबलरी को, क्योंकि 40 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें वो वोकेब बेस्ड आते हैं। तो मैंने फिर इसी के अकॉर्डिंग और मैथ को टाइम अलॉट किया प्रॉपर, और मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। अच्छा, जैसे मतलब कुछ नए कैंडिडेट्स होते हैं, वो कहते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पे हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसे करें, कि कैसे मतलब क्या प्रिपरेशन करनी है, इसके बारे में बताइए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम लर्निंग फेज में होते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कि हमसे क्वेश्चन बने। बट क्या होता है कि हम अभी उन क्वेश्चंस को, उनके कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर रहे हैं, एक बार पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा हमें अच्छे से क्वेश्चंस को लगाना चाहिए। बट हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नहीं बनते, तो हम थोड़े हताश हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि हमने गलती कहाँ करी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बेसिकली साइकिल भी चलाते हैं, तो 1-2 बार गिरते हैं, फिर थोड़े संभलते हैं, फिर सीखते हैं। तो यही है कि स्टार्टिंग में हमें एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी है। 2-3 बार अगर वही क्वेश्चंस को हम कर लेंगे, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे, और हम आराम से उनको बाद में कर सकते हैं। और प्रॉपर प्रैक्टिस करें, आराम से क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ें। अच्छा, 2 क्वेश्चन रहते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में हमें ये न्यूज़पेपर रीडिंग और मतलब दिन में स्टडी करनी चाहिए या नाइट में स्टडी करनी चाहिए, ये दोनों फैक्टर मतलब बहुत रोल प्ले करते हैं इसमें। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि मेन चीज़ है आपकी स्टडी होनी चाहिए, चाहे वो रात में हो चाहे दिन में। और न्यूज़पेपर की बात है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, क्योंकि एक तो वो आपकी इंग्लिश को भी बूस्ट करेगा, और दूसरी चीज़ जो आपका एसएसबी आने वाला है, जो कि मेन हर्डल है एनडीए में, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। करंट इश्यूज जो आसपास चल रहे होते हैं, करंट न्यूज़ क्या है, और आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो भी एक डेवलप होगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है एज अ गुड पर्सन। अगर आप डिफेंस फोर्सेस के लिए नहीं भी जा रहे हो, तो भी ये चीज़ आपको बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करेगी। अच्छा, ये एक सवाल रहता है कि रिटन एग्ज़ाम के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, इसके बारे में आपका क्या राय है? बात आती है प्लेटफॉर्म की, तो मेरे को जो बेस्ट लगा था, तो वो तो एक यूट्यूब है। और दूसरी चीज़, क्योंकि वहाँ पे आपको चॉइसेस हैं, बट उसके कई डिसएडवांटेज ज़्यादा हैं कि हम एक टीचर पे स्टिक नहीं हो सकते।
तो फिर मेरे को लगा अनअकैडमी, क्योंकि वहाँ पे एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ था और वहाँ पे जो टीचर्स थे वो एकदम अच्छे थे। उनके क्वेश्चंस जो थे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं एज इट इज़। जैसे कि मैथ्स के लिए अर्पित चौधरी हैं और मैंने फॉलो किए थे धीरज सर इंग्लिश के लिए। और फिजिक्स तो मैंने नहीं पढ़ी थी क्योंकि 11th-12th में मैं एक अच्छे टीचर्स पे पढ़ा था, तो इस वजह से। और मैंने यही सब्जेक्ट्स पढ़े, मैथ और इंग्लिश। और जीएस के लिए मैंने सुनील सर और लर्न विद सुमित सर ये भी मैंने प्रेफर करे। काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं ये भी। हाँ, मैंने वहाँ से प्रेफर किया और एग्ज़ाम क्लियर किया था। अच्छा, कैसे डिसाइड करें कि किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है? क्योंकि कई बार ये गलतियाँ होती हैं कि हम जैसे जो सब्जेक्ट हमें आता है तो हम उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं क्योंकि वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे कि मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे इंग्लिश उस टाइम बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा फोकस करता था, मॉक लगाता था। मोहित भाई, इसमें ये है कि हमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे वेटेज जो है चैप्टर्स का और सब्जेक्ट्स का वो फिक्स है बिल्कुल। तो हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और एक प्रॉपर उसका जो वे है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि हमारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है और किस सब्जेक्ट में हम पीछे रह रहे हैं, किस में हमारे एग्जाम मार्क्स कट रहे हैं। जैसे हम मॉक टेस्ट लगाते हैं आफ्टर 50% कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, तो हम देखते हैं कि हमारे मार्क्स जहाँ पे कट रहे हैं वो हमें देखने एनालाइज करना है प्रॉपर कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं प्रॉपर उसी सब्जेक्ट को जहाँ पे हम थोड़े लो चल रहे हैं। जैसे मैं हमेशा लैगिंग करता था जीएस में, क्योंकि जीएस का वास्ट सिलेबस है। तो मैं वहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करी कि मैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग हिस्ट्री मैं अपना टाइम जो है वो ज्योग्राफी और पॉलिटी पे लगा सकता हूँ, जहाँ पे सिलेबस लिमिटेड है और क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और टाइम अलॉट किया। और मैथ में मैं थोड़ा ठीक था तो मैंने अपना टाइम जो था वो इंग्लिश पे और जीएस पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया और उनको अच्छे से अच्छी पोजीशन में लेके आया। जी। मिस्टेक्स ड्यूरिंग रिटन एग्जाम प्रिपरेशन, ऐसी क्या गलतियां रहती हैं जब बच्चे रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिनकी वजह से उनका रिटन एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होता? हाँ, मिस्टेक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी क्योंकि लैक ऑफ गाइडेंस, और मेरे को भी इतना नहीं पता था जबकि, और प्रिपरेशन की फेज में हमें नहीं पता चल पाता, वो अब बाद में एहसास होता है कि ये मिस्टेक्स करी हमने। तो मैंने जो मिस्टेक्स करी थी कि नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर कोर्स, और कई बार जो टीचर्स जो होते हैं उनको प्रॉपर फॉलो ना करना, एक ही टीचर से 4-4 चैप्टर, एक चैप्टर को 4-4 टीचर से पढ़ना। हाँ, और जो सब्जेक्ट मेन मतलब कम वेटेज वाला है, अगर हमें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो उसी पे इन्वेस्ट टाइम करना। तो हमें इसके लिए एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए डेली कि हमें 3 आवर इसको अलॉट करने हैं, 2 आवर इसको अलॉट करने हैं और इसको हमें प्रॉपर पढ़ाई करना है। और ऐसे ही करके अपने गोल सेट करने चाहिए कि हमें कल के लिए ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने या 3 सब्जेक्ट पढ़ने, अपने अकॉर्डिंग जो भी है, और प्लान बनाना चाहिए। तो मतलब एक और बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम ना क्वालिफाई होने की, वो है कंसिस्टेंसी। सारे कैंडिडेट जितने भी वो फेल होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम आती है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो कैसे कंसिस्टेंट रहे? कुछ टाइम बाद हमें ऐसे बोरिंग फील होने लगता है, मन नहीं लगता है, तो कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं? कंसिस्टेंसी की बात जहाँ तक आती है तो वो हर कोई मतलब मोस्ट ऑफ कोई नहीं कर सकता मेरे अकॉर्डिंग। तो कंसिस्टेंट पूरे 24/7 आवर्स, मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि वो बंदा डिसिप्लिन रह सकता है। तो जैसे कुछ उसकी खेलने का मन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो थोड़े टाइम खेल ले और फिर उसके अपने कैरियर, अपना जो है अपना गोल है उस पर फोकस करना चाहिए। और अपने जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसे डेवलप नहीं होगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एकदम ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं अपने आप से। अभी फ़िलहाल हम पढ़ नहीं रहे 2 घंटे भी, लेकिन एकदम से मोटिवेशन जागा और देख ली संदीप माहेश्वरी की वीडियो और अमन दत्तरवाल की वीडियो, तू फोड़ेगा, तो भाई 10 घंटे का शेड्यूल बना लिया। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि मोटिवेशन भी ठीक है, बट अपना जो टाइम टेबल है वो अकॉर्डिंगली बनाना चाहिए। जैसे आपके खुद के अकॉर्डिंग के अपनी औकात के हिसाब से आपकी एबिलिटी क्या है। हाँ, हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं 2 घंटे, तो हमें ऐसा बनाना चाहिए 2 घंटे पढ़ें, फिर धीरे धीरे उसको पुश करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। कल 4 घंटे करेंगे, परसों 5 घंटे करेंगे, धीरे धीरे करके। और उसमें कुछ जैसे हम कई बार क्या होता है 7 डेज का प्रॉपर टाइम टेबल बना लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वहाँ पे हमें 1-2 दिन खाली छोड़ने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारा सिलेबस नहीं रह पाता है या हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो उस दौरान हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर हम
गोल को किसी को अचीव कर लेते हैं ना, तो एक सेटिस्फेक्शन आता है और मोटिवेशन अपने आप जागता है कि मैंने यार ये कर लिया, खुशी आती है अंदर से, तो वो और ज़्यादा पुश करता है ज़्यादा करने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि छोटे छोटे अपने माइक्रोस्कोपिक लेवल के गोल बनाइए और उनको अचीव करिए, और अपने आप आपका टाइम टेबल बढ़ जाएगा पढ़ाई का। जैसे रिटन एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक सही है, आपने कौन सी बुक प्रेफर करी? जैसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, तो क्या कौन सी बुक्स मतलब नए कैंडिडेट्स को करनी चाहिए, क्वेश्चंस लगाने चाहिए? कई सारी बुक्स हैं मार्केट में, जैसे पाथफाइंडर है, RS अग्रवाल है, बट क्या है कि ये कई सालों से अपडेट नहीं हुई हैं, कई साल इनका वो ऑब्सोलीट चलता हुआ आ रहा है तरीका। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अब इन बुक्स को ना करके अभी जो टीचर्स हैं वो उनके जो क्वेश्चंस हैं जो वो सीट्स में देते हैं अपनी वर्क सीट्स में, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो तो एकदम ब्रह्मास्त्र है। वहाँ से आप 10 साल के पिछले क्वेश्चन उठाइए, उनको प्रैक्टिस करिए आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो पहले उसके कुछ क्वेश्चन वो टीचर ने कराए होंगे, उनको करिए। कोई वर्कशीट है उसको करिए, फिर उसके बाद सीधा उठाइए 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनको लगाना स्टार्ट करिए। वहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, उसी पैटर्न के आएंगे। और एनडीए एग्जाम में एक चीज़ और है कि क्वेश्चंस जो होते हैं उनके कॉन्सेप्ट हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ से हमेशा अक्सर कर क्वेश्चन आ जाता है कि डिग्री एंड ऑर्डर क्या होगा। होमोजीनियस इक्वेशन है, उसको थोड़ा सेपरेट करके वेरिएबल सेपरेशन से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व ऐसे करके आएगा। या फिर जो ले लीजिए मिडिल टर्म आ जाता है उसका, जो बायनोमियल थ्योरम है। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं, आप उनको देखिए और वहाँ से आप कर सकते हैं। थोड़ा एनालाइज तो करना पड़ेगा। जैसे मतलब एनडीए के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है कि आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से चाहे नॉन साइंस बैकग्राउंड से, तो दोनों के दोनों कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? उन्हें किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है अपनी, क्या बुक प्रेफर करनी है कि क्या करना है, आप उसके बारे में बताइए। तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा ट्विस्ट आएगा कि उसको थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी को, कि उसने मैथ तो नहीं पढ़ा 11-12 का, बट वो तो आता है ना एग्जाम में। तो उसके लिए उसको कुछ टॉपिक्स अपने उठाने पड़ेंगे, कुछ चैप्टर सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो इजी हैं थोड़े एज कम्पेयर टू अदर्स मैथ्स में। हाँ, जैसे कि टिग्नोमेट्री सभी ने 10th लेवल तक पढ़ी होती है, तो उसको वो उठा सकते हैं। वहाँ से कम 12 क्वेश्चंस तो फिक्स हैं, 12 से 15, कभी कभी तो 20 भी आए हैं एग्जाम में, तो वहाँ से वो कर सकता है। दूसरा वेक्टर एंड 3D है, ये चैप्टर थोड़ा इजी है, इनको कर सकते हैं। और जो चैप्टर है वो है स्टैटिक्स, मतलब इजी टॉपिक्स को कवर करें, इजी और ज़्यादा वेटेज वाले, इजी और ज़्यादा वेटेज वाले, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो सकें और अच्छे से कर सकें। और प्रोबेबिलिटी है चैप्टर, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, तो इन चैप्टर्स को उठा सकते हैं। अलजेब्रा पोर्शन में आए तो APGP है, तो इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। मैथ्स में सिर्फ पासिंग मार्क्स, क्या पासिंग मार्क्स? इसमें 25% आपको पासिंग मार्क्स है मैथमेटिक्स में, और ये आसान है बिल्कुल लाना। जैसे कि हम वो नॉन मैथ वाला है, वो क्या करे कि अपने कुछ चैप्टर्स को उठाए जिससे कि वो अपनी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर सके। बाकी तो वो ओवरऑल कट ऑफ को तो वो क्लियर कर ही लेगा, क्योंकि उसका GAT पोर्शन ऑब्वियसली स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो पढ़ेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आया हुआ, उन्हीं बैकग्राउंड से होता है वो, तो वो एज कम्पेयर बढ़ा सकता है। थोड़ी इंग्लिश भी आती है उसमें, और साइंस जो होती है वो 10th लेवल की होती है, तो वो आराम से उसमें बूस्ट कर सकता है। तो ये थोड़ा मैथ में फंसता है वो, तो इसकी स्ट्रेटजी बनाए अकॉर्डिंगली, और उसको फिर कोई नहीं रोक सकता क्लियर करने से। अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, मुझे भी आपके प्लेटफॉर्म पे आके बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ, क्या मिस्टेक्स रहती हैं एनडीए एग्जाम के दौरान वो बता पा रहा हूँ, जिससे कि जो मेरे भाई बहन हैं छोटे जो अभी आने वाले हैं, तो वो क्लियर कर सकें अपना एग्जाम, वो मिस्टेक्स को ना दोहराएं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी लोग लाइक कर दें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में अपना ज़रूर कमेंट दें कि क्या आपको मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या इससे कुछ हेल्पफुल रही वीडियो की नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।